ईटीवी के खास कार्यक्रम जनमंच में आपका स्वागत है। हम मिशन 2014 में बात करेंगे, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं ये है पलामू का मुख्यालय डाल्टनगंज। और डाल्टनगंज में खासतौर पर जो हमारे साथ जनता जनार्दन हैं, हम उनके पास हैं, इनके अपने मुद्दे हैं। और सबसे जो खास है कि हमारे पास तमाम जो पार्टियां हैं जो कि चुनाव में मैदान में हैं, उनके या तो उम्मीदवार हैं या प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे, मुद्दों को जानेंगे और खास तौर पर जो डाल्टनगंज है यहाँ पर कौन कौन से समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि थे जिनको जनता ने चुना वो वाकई में उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरा या नहीं। यहाँ पर जनता है, जनता चूंकि जनता के जो मंच है उस पर खुद यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, खुद जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर हैं। जनता अगर इनके बातों से अगर कन्विंस होता है, अगर सहमत होता है, तो जाहिर है कि जो जनता है उनका पक्ष इनके पक्ष में जाएगा। और जब जनादेश आएगा तो कहीं ना कहीं इनके लिए उत्साह का काम करेगा। लेकिन जो जनता है, जनता किस तरह से चीज़ों को लेता है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। सबसे पहले जो हमारे साथ हैं उसमें भाजपा के तरफ से उम्मीदवार हैं और ठीक उनके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे परिचय, भाजपा की तरफ से आप अपना परिचय दें और पार्टी के बारे में ये बताएं कि आपका जो चुनाव में आप जाएंगे किन मुद्दों के सहारे जाएंगे। जी देखिए, मैं डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हूँ और मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है और एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। कांग्रेस जावेद है। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी को शामिल होना था, लेकिन चांदो में उनके एक वर्कर हैं सुदेश्वर सिंह चेरो, उनके भतीजा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, वो वहाँ गए। हो सकता है कि उस बीच वो आ जाए, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। मेरा नाम कैसर जावेद है, मैं उनका विधायक प्रतिनिधि हूँ उनके विधानसभा क्षेत्र का। जी काफ़ी दुखद है घटना, हमें खेद है, लेकिन जो कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रत्याशी हूँ। मैं डाल्टनगंज विधानसभा का एक प्रत्याशी हूँ, सेवक के रूप में आया हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की पार्टी रही है। मैं अलग राज्य लिया हूँ, अलग राज्य को चलाने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के रोजगार देने के लिए, अन्य बहुत ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपका सेवक बनकर सेवा करने का मौका। कांग्रेस, अगर आपसे हम ये पूछें, चूंकि आपके जो विधायक यहाँ से थे 5 वर्षों तक इस क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया, अगर जनता की अपेक्षाओं पर अगर आप ध्यान दें, किन अपेक्षाओं को जो कांग्रेस है वो पूरा नहीं कर पाई, और साथ ही अगर इस बार चुनाव में आप जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे, बहुत संक्षेप में बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे विधायक ने अपने क्षेत्र के लिए एक किताब को रिलीज़ किया है जिसमें हम लोगों ने जो काम किया है और जो 2020 में अगर हम लोग को चुनाव में जनता चुनाव जिताती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें विस्तार से है। लेकिन मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि जब 2009 में माननीय विधायक जी को यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी थी और जो भी जन समस्याएं यहाँ की थी उस पर विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद भी अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने पलामू पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ का मेडिकल कॉलेज सरायकेला खरसावां में ले गए, हटिया ग्रिड से नहीं जोड़ा। जब कोई काम नहीं हो रहा था तो माननीय विधायक जी ने पैदल पदयात्रा किया भवनाथपुर से लेकर रांची तक, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से हटी, राष्ट्रपति शासन लगा, तब या पुल का 3 पुल का निर्माण हो, या शहर की सारी सड़कों का निर्माण हो, बाईपास का निर्माण हो, या हटिया ग्रिड से जुड़ने की बात हो, सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हटने के बाद ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। भाजपा, जो कांग्रेस ने अपनी बातें रखी हैं,
जी, आप जो बताइए। इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि हटिया ग्रिड से लाइन जोड़ने का काम, इसको मार्क करिए, जी, क्या 1 महीने में कांग्रेस की सरकार ने हटिया से चल करके डाल्टनगंज तक संचरण लाइन का काम पूरा कर दिया, या जी, सिर्फ फीता काट देने से, स्विच ऑन कर देने से, इनके माननीय मंत्री राजेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन मात्र कर देने से वह हटिया लाइन का काम पूरा हो गया। जो जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज भी इनकी सरकार ने पूरे क्षेत्र को हटिया ग्रिड का लाइन नहीं दिया। हमने जहां तक हटिया ग्रिड का लाइन छोड़ा था, सिर्फ बटन दबाने का काम इन्होंने बिल्कुल किया है। आपके सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव जी जो इन्होंने बात रखी, जो कांग्रेस तरफ से बात कही गई, आपका उस पर क्या रुख है? मैं इन सब बातों को सुन रहा हूँ। जी, माननीय भाजपा के हमारे साथी बड़े भाई मनोज सिंह जी ने बोले, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि साहब ने जो बोले, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में जो सरकार थी, चाहे जिसकी भी हो, आप खुद जानते होंगे, पूर्व में आज जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सारे काम का श्रेय माननीय हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री 14 महीनों में जो कर दिया, आने वाला इतिहास उसका साक्ष्य कोई नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, एक मिनट इन्होंने एक मिनट भाई साहब, एक मिनट इन्होंने नहीं 10 मिनट सुना जाए। इन्होंने जैसे बोला अभी कि 1 महीना में बटन चिप देना, तो आपने पूर्व में कितने महीने आपने रहा, आपने क्यों बटन नहीं चिप कर इस लाइन को जोड़ा? आप ये सब संजीव जी बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। संजीव जी, कांग्रेस और आप दोनों सत्ता में हैं, पास में कांग्रेस ने जो दावे किए हैं, क्या दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं या अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब, भैया देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की बात मैं नहीं करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा करने में विश्वास रखती है। ये मिट्टी की पार्टी है, अलग राज्य आंदोलन की पार्टी है। हम भी मार खाए हैं पुलिस की लाठी, पूछे हम लोग मार खाए हैं पुलिस की डंडा। अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाला पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लेकिन आप जनता के पास जा रहे हैं, कांग्रेस और आप दोनों सरकार में सहभागी हैं, अलग अलग मुद्दा होगा या मुद्दा दोनों का साथ होगा? इनमें हिम्मत नहीं था, ये तो सहयोगी दल के साथ चल रहे हैं। हम तो 81 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूरे झारखंड में मजबूती के साथ 81 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जवाब? इनमें है हिम्मत। संजय जी जवाब? सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जो बात, ये राजनीतिक बात है, मैं जो बात पलामू से संबंधित है उसको कहना चाहता हूं। हमारे दोस्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिंह जी ने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ठीक है, एक दिन बटन दबाने से कोई काम नहीं होता है लोग जी। लेकिन आप हमको बताइए कि 2008 में जब भारत सरकार ने पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की थी, तो वो सरायकेला खरसावां क्यों चला गया? कोई भाजपा के आदमी ने आवाज क्यों नहीं उठाया? संजय जी, इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, ऐसी बात कुछ नहीं है। एक जनप्रतिनिधि लोग विधानसभा में बैठते हैं। पूर्व में जो हम जब बीजेपी के साथ सरकार में थे, तो हमारे माननीय हेमलाल मुर्मू जी जो बीजेपी में चले गए हैं, डाल्टनगंज सर्किट हाउस में आकर उनसे जब हम लोगों ने डिमांड किया कि भाई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं स्थापित करते हैं, तो उन्होंने बोला कि आज तक विधानसभा में पलामू के कोई भी जनप्रतिनिधि मेडिकल कॉलेज के बारे में आवाज नहीं उठाया है। यदि आवाज उठाया है तो मुझे दिखा देवे, मैं मान लूंगा। मनोज जी, जो आरोप है मेडिकल कॉलेज केवल का, पेपर में बोलते हैं लोग। हम जनता के पास जाएंगे, हम जनता से जानेंगे जो मुद्दे हैं, लेकिन जो ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, ये क्या है और कब भाजपा की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था? देखिए, हमारे कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे हैं कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज उठा करके सरायकेला ले जाया गया। आप एक बात बताएं,
क्या झारखंड में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज का प्रारूप तैयार हुआ था क्या जी। कि सिर्फ डाल्टनगंज में खुलना था और झारखंड के बाकी जिलों में ऐसा प्रारूप तैयार नहीं हुआ हो कि यहाँ खुले और बाकी जगहों में ना खुले? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए हमारी सरकार ने पूर्ण प्रयास किया, जमीन उसका सबसे बड़ा बाधा रहा है। जमीन का अनुपलब्धता के कारण यह मामला पेंडिंग है और हमारे कांग्रेस के मित्र को यह पता नहीं है, ये सरकार में रहते हुए नहीं जानते हैं कि आज भी मेडिकल कॉलेज का मामला पेंडिंग है। जिस दिन यहाँ पर जमीन, आप लोग कृपया शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए आप लोग। जिस दिन यहाँ जमीन उपलब्ध होगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अभी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा आपके मीडिया के लोग भी जानते हैं और सर्वे रिपोर्ट भी आ रहा है। और जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो यहाँ पर निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। बहुमत की सरकार जनता बनाएगी, बहुमत की सरकार जनता बनाएगी, वो तो सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। कांग्रेस जो मेडिकल कॉलेज का जो इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने जमीन तैयार कर दी है, बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज लगेगा। आपके मंत्री थे जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या कुछ हुआ मेडिकल कॉलेज? मैं आपको बता रहा हूँ कि माननीय विधायक केएन त्रिपाठी जी ने, मेरे पास अभी वो विधानसभा का प्रोसीडिंग का कॉपी नहीं है, मेरे हम लेट से जानकारी मिला, नहीं तो हम आपको जो हम क्वेश्चन डाले हम ही क्वेश्चन डालते थे विधानसभा में, हम क्वेश्चन का कॉपी दिखा देंगे। हम लोग 10 बार क्वेश्चन डाले हैं, पैदल पद यात्रा किए, आखिर सरायकेला खरसावां क्यों गया? और ये बोल रहे जिला में नहीं खुलना था। मनोज भाई को पता नहीं है, कमिश्नरी प्रमंडलीय मुख्यालय में गुलाम नबी आजाद उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के प्रमंडलीय मुख्यालय में। एक मिनट, ये जो प्रमंडल का यह मुख्यालय में हम आज खड़े हैं, जो डाल्टनगंज शहर है, यह प्रमंडल मुख्यालय है। आपके मंत्री तरफ से क्या प्रयास हुए? हमने विधानसभा, देखिए विधायक दल, विरोधी दल के जो मेंबर रहते हैं उसका जो लोकतंत्र में अधिकार है, काम करना है सरकार को, काम करना है सरकार को। देखिए ये किसी को बोलने दीजिएगा या इसी तरह कीजिएगा, ये उदंडता है। बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। हम कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए, थोड़ा बात सुनिए। हम कह रहे हैं कि विधानसभा में लोकतंत्र में जो तरीका है, विधानसभा में जो तरीका है लोकतंत्र में, आलोक जी आप भी जानते हैं, वो तरीका है कि सत्ता पक्ष काम करता है, विपक्ष को क्वेश्चन उठाने का अधिकार है। और हम लोगों ने एक स्वस्थ विपक्ष के हिसाब से विधानसभा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को मजबूती से रखा। देखिए, आप हमको एक बात बताइए, नहीं एक बात हमको आप बताइए कि पलामू में भी टाउन लीज की समस्या है, टाटा का टाउन लीज माफ हो रहा है और पलामू का 1622 आदमी का लीज अभी तक 30 साल से पेंडिंग है, क्यों माफ हुआ? वो बिजनेसमैन है, उनको माफ हो गया, अब यहाँ हम लोग मर रहे हैं। ये क्या इंसाफ है? ये क्या? खासतौर पर हमारे साथ पीके सिद्धार्थ साहब हैं जो कि स्वराज दल से हैं, झारखंड विकास मोर्चा से प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और मुद्दों को जानेंगे, और खासतौर पर जब जनता के पास जाएंगे, जनता का जो मुद्दा है उस मुद्दा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पलामू में हैं और हम परिचर्चा करना चाहते थे, जो जनता है उनके मुद्दों को जानना चाहते थे। हमारे पास अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं। यहाँ पर जो नेता हैं, जो कि जनता के दरबार में जाना है, जनता को अपने मुद्दों के साथ में अपना एक पक्ष लेना है, और वो जब चुनाव होंगे तब जनता अपना रुख तय करेगी। लेकिन जनता के यहाँ पर अगर पलामू की बात करें, एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, यहाँ पर अगर जनता की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए। डी.एच. चौहान।
यहाँ पर अगर हम बात करें डाल्टनगंज की, Yes. यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? डाल्टनगंज प्रॉपरली इन द टाउन, शहर में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज ऑफ वाटर, मेन लाइन। जी। मोहल्ला का नाली बन गया, सड़कों पे आ गया, लेकिन मेन ड्रेनेज बनने से मोहल्ला का पानी मोहल्ले में रह गया। सेकेंडली, एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी की कमी है। बच्चे वहाँ गुटखा, वहाँ सिगरेट, वहाँ घूमते हैं, और एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है। जी, अगर हम महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो महत्वपूर्ण मुद्दों में अगर यहाँ पर जनता को अगर कोई न्याय करना हो, या जनता के लिए अगर इन 5 वर्षों की बात करें, 14 वर्षों की बात करें जब से झारखंड बना है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि आपके हिसाब से लगता है कि उसका समाधान अब तक नहीं हो पाए? यहाँ बार बार सूखा पड़ने के बाद अभी तक सिंचाई का कोई समुचित यहाँ साधन नहीं बन पाया है। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी भुखमरी में यहाँ की जनता जीती है। बार बार हजारों मजदूर जाते हैं और उधर से जब कमा के आते हैं तो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सड़क यहाँ बिल्कुल जर्जर है। शिक्षा की समस्या, अभी तक शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई है। पारा शिक्षकों के बार बार आश्वासन के बाद समझ गए उनको अस्थायी नहीं किया गया है। समझ गए सरकारी शिक्षक के लिए कैबिनेट में लाने के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं, वो बात नहीं होती है। शिक्षा मंत्री जो घोषणा करती है वो पूरा नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ अव्यवस्था का आलम है। लगता है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, चूंकि शिक्षक हैं, जाहिर है शिक्षा से जुड़ा मामला है। शिक्षा एक बड़ी समस्या है अगर आप डाल्टनगंज की बात करें, हालांकि पूरे राज्य में ये एक बड़ी समस्या है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो और मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं। अगर हम जी, आप अगर मुद्दों की बात करें तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन से और मुद्दे हो सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ अभी पलामू जिला का बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। जी, हेलो, मैं वर्तमान और कई बार रह चुके सरकार, 9 साल भाजपा के रहे, बाकी और समय रही। इस शहर का सबसे बड़ा समस्या है टाउन लीज का नवीनीकरण, जो कि आज तक अभी तक किसी ने डाल्टनगंज के बारे में कभी नहीं सोचा। सरकार आती रही जाती रही, और यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़े बड़े भूखंड हैं शहर में, लेकिन टाउन लीज नहीं होने के कारण जमीन इसी तरह पड़ा हुआ है। व्यवसाय का भी क्षति हो रहा है यहाँ पे। हम ये पूछना चाहते हैं, तीनों सरकार में लगातार रहे हैं, ये ऐसा क्यों हुआ कि पलामू का ये जो है सो क्यों नहीं विवाद सुलझाया गया अभी? हम खासतौर पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो ये मुद्दे हैं ये कितने प्रासंगिक हैं? मनोज जी। देखिए, जो मुद्दा आया है, जो टाउन लीज का मुद्दा, बार बार टाउन लीज के मामले में समस्या आते रहा है और वो अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। निराकरण इसका करने का प्रयास हम लोगों ने किया, परंतु स्थिरता नहीं होने के कारण हम इसमें बराबर ये हो गया कि ये काम रुक जाता है। अभी टाउन लीज का मुद्दा आया, 2% और 5% लगा दिया गया। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार आती है तो टाउन लीज के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हम इसका समाधान ढूंढेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार और मंत्री रहे के.एन. त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। हालांकि उनके प्रतिनिधि यहाँ पर थे, हम उनसे बात कर रहे थे। त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम त्रिपाठी जी को थोड़ा वक्त लगेगा। हम भाजपा के जो उम्मीदवार हैं मनोज जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो मुद्दे यहाँ पर जनता ने जितने सवाल खड़े किए हैं, अगर उन मुद्दों की बात करें तो एक दो मुद्दे पर मुझे और बताना है। जी, जो बेरोजगारी और पलायन है, जी, जो बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा है, जी, ये मेरे घोषणा पत्र में है। बेरोजगारी दूर होगी, और जब बेरोजगारी दूर होगी तो पलायन स्वतः रुक जाएगा। यह भी हमारे घोषणा पत्र में है, जन घोषणा पत्र में हमारे मुख्य बिंदु में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्थिरता होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। जी।
हम बेरोजगारी दूर करेंगे। और जहाँ तक शिक्षकों का मामला है, बहाली का मामला है, तो जितने टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको स्थानीयता के आधार पर हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सारे लोगों का समायोजन किया जाएगा। हमारे साथ क्योंकि जनता हमारे साथ थी और जनता ने जो सवाल खड़ा किए थे, यहाँ पर कांग्रेस तरफ से जो उम्मीदवार हैं और मंत्री भी रहे थे के.एन. त्रिपाठी साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि जो जनता ने सवाल खड़े किए थे उन सवाल का जवाब क्या है। के.एन. त्रिपाठी साहब, जिन मुद्दों की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे भाई बहुत अजीज हमारे मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र है और सरकार आएगी तो पारा टीचर का मामला सोल्व कर देगी, शिक्षक का मामला सोल्व कर देगी, टाउन लीज का मामला सोल्व कर देगी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस 5 साल को तो छोड़िए, इसके पहले जो कार्यकाल थे और इस 5 साल में 4 साल मैंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड टाउन लीज के मामलों के लिए हमने बातें कही है। इनकी सरकार थी अर्जुन मुंडा जी की, मैं वेल में गया हूँ, सरकार को बाधित कर दिया हूँ। पारा टीचरों के मुद्दे पर मेरा बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि मुझे क्या होना चाहिए। जो दूसरे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के जो बातें चली है, 11 वर्षों के शासन काल में आपने नहीं किया तो क्या आपका अधिकार है कि फिर आप 5 वर्ष के लिए शासन मांगे? हमने 1 साल की सरकार में हमने कुछ करने का प्रयास किया है और व्यक्तिगत तौर पर 5 महीने के मंत्रित्व काल में इन सारे मुद्दों को समाधान करने की पूरी प्रयास की है और आंशिक रूप से इतने कम समय में हमने बेहतर सफलता हासिल की है। हमारे साथ इसका डाल्टन में नहीं, पूरे झारखंड की जनता इसका गवाह है। जी 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 अगर पलामू के मुद्दों की बात करें तो पलामू में आपके हिसाब से शिक्षा के जो समस्या है, पेयजल का जो समस्या है, जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में खासतौर पर पानी एक बहुत बड़ा समस्या है, इनको लेकर आपके क्या रूप? पेयजल का जो बात आपने रखा है ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है और बगल में चुकरू है, उसके अगल बगल के जो गांव हैं वहाँ लोगों का हाथ पैर टेढ़ा है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, फ्लोराइड की अधिकता है और शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाया है। सरकार में शामिल दलों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 15 साल 14 साल हो गए झारखंड के निर्माण के, झारखंड की जनता को आज तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आगे आप क्या उपलब्ध कराइएगा और हम पलामू की जनता क्या आपसे आशा रखें? के.एन. त्रिपाठी साहब, आप भी सरकार में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संजीव जी हमारे साथ हैं। क्या उनका ये दोनों के लिए इनका आपके पलामू में जो यहाँ से एक चुरचुक जगह है, यहाँ पे फ्लोराइड एक पानी में फ्लोराइड का एक मात्रा मिलता है, चुरकू क्या नाम होता है, चुकरू में, तो उसके बारे में सरकार आपकी काफी दिनों से किस चीज के बारे में? पानी में जो फ्लोराइड, जी एकदम इन्होंने सही बात कही है। पानी की समस्या हमारे यहाँ विकराल रूप धारण करके खड़ी है, शहर में और गांवों में। इस पानी की समस्या में सैकड़ों करोड़ रुपए पिछले 14 वर्षों में पलामू में खर्च हुए हैं और वो पैसे निकाल करके गांवों में टंकी लगा करके पैसे सारे निकाल लिए गए। उन पैसों पे कहीं गांवों में नहीं हुई। जब हम जिन मामलों को विधानसभा में उठाए हैं और मॉनिटरिंग करके सूदना जलापूर्ति योजना, शाहपुर जलापूर्ति योजना, 12 लोटा जलापूर्ति योजना, 4-5 बड़ी जलापूर्ति योजनाएं हमने यहाँ चलाई है। सेकेंड फेज डाल्टनगंज की पाइपलाइन जलापूर्ति योजना, जो जलापूर्ति योजना को सारी स्वीकृति हो जाने के बाद हमने अपने कार्यकाल में इसको, जब मैं मंत्री बना हूं, आप ईटीवी के सबसे बड़े एंकर हैं, आप पता कर लीजिए कि जिस दिन हमने ओथ लिया है उसके तीसरे दिन भारत सरकार को, हमने सरकार को बुला करके पेयजल आपूर्ति योजना की फाइल भेजी है। लेकिन भारत सरकार ने
जिन लोगों के हर हर और घर घर कर रहे हैं, ये लोग बैठते के साथ ही JNRUM की योजना बंद कर दी, जिससे डाल्टनगंज का पानी का सप्लाई नहीं पानी एक मुद्दा है। अगर हम पानी की बात करें वैसा घर घर नहीं चाहिए। त्रिपाठी जी, पानी यहाँ पर कब तक मिलेगा? अगर पानी की जो समस्या है वो कब तक समाधान होगा? पानी की समस्या कब तक इसके समाधान होने की संभावना है? पानी की समस्या जैसे ही अभी 23 दिसंबर के बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अगले 6 महीनों में डाल्टनगंज में जलापूर्ति योजना प्रारंभ होगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, अगर डाल्टन की बात करें, डाल्टनगंज में आपके हिसाब से और कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में मुद्दा बनेगा? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है जी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी शिक्षा की व्यवस्था के लचर व्यवस्था दिखाई देती है। उसमें हम मनोज जी से पूछना चाहेंगे जी कि भाजपा की सरकार झारखंड में 9 वर्षों तक रही है, उसमें इन्होंने क्या करवाया? मनोज जी, भाजपा की 9 वर्षों तक सरकार रही, जो इन्होंने कहा, आपकी सरकार ने क्या कुछ किया? पनिया तो पिए। त्रिपाठी जी प्लीज मनोज जी को मौका दीजिए भाई। एक बार प्रश्न पूछिए। प्रश्न 9 वर्षों तक जनता का आरोप है कि 9 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, 9 वर्षों तक इस सूबे में भाजपा की सरकार रही, जनता आरोप लगा रहे हैं कि आपने, जो आपकी सरकार है, मेडिकल कॉलेज की दिशा में कितना पुख्ता। आप आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियर जी, प्लीज थोड़ा आप लोग थोड़ा शांत रहिए मनोज जी, कृपया। मनोज जी, हाँ, जो मेडिकल कॉलेज का मामला है, जनता फिर से जानना चाह रही है कि आपकी सरकार को काफी मौका मिला था यहाँ पर। देखिए, मैंने पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वह जमीन की अनुपलब्धता उसका सबसे बड़ा कारण रहा है। वह प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने लाया था। मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वह कोई कांग्रेस की राष्ट्रपति शासन या कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकारें चल रही थी उसने नहीं लाया था। वह मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने दिया था यहाँ के लिए। यह जमीन समस्या, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अस्थिरता सबसे बड़ी समस्या। एक बात अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए, जरा मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप मेडिकल आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं बात कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। मनोज जी, ये जो बात कह रहे हैं कि जो हर हर मोदी और घर घर मोदी, यह सत्य है। लोगों के दिलों में मोदी हैं मनोज जी, और मोदी जी सिर्फ नहीं, रुकिए मेरी बात मुद्दे की बात मनोज जी, मुद्दे की बात नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 60 वर्षों का इतिहास रहा है कांग्रेस का इस देश में, और ये 5 महीने जहां गरीबों के लिए योजनाएं लाई जा रही है, जनधन योजना, ये मोदी जी का देन है। अभी सिंचाई की बात हो रही थी, सुनिए, पहले बोलने दीजिए, एक मिनट नहीं रुकिए। सिंचाई सुनिए, जिस प्रकार से आदरणीय, सुनिए संजीव जी, जिस प्रकार से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाया। हम सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना ला रहे हैं। साहब, हमारे मित्र गलत बातें मीडिया के सामने नहीं, थोड़ा संजीव जी को बोलने दीजिए भाई, संजीव जी को बोलने दीजिए। एक मिनट मनोज जी, थोड़ा संजीव जी को बोलने दीजिए, आपको भी पूछेंगे संजीव जी को। तोमर साहब, सिर्फ एक संजीव जी को बोलिए। एक व्यक्ति इस देश में बदल गया और आज सिस्टम पूरा काम करने लगा। देश का विकास होने लगा। 300 बेडेड हॉस्पिटल आया था, अर्जुन मुंडा ने चेंज करके सरायकेला में ले गया है। उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा नुकसान लेकिन जिस तरह से जनता, माफ करें, जिस तरह से हो हंगामा है, अभी हम ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम पलामू में हैं, हमारे साथ कुछ और दलों के यहाँ पर नेता पहुंचे हैं, जिसमें कि भारतीय स्वराज दल के सिद्धार्थ साहब हैं, पीके सिद्धार्थ साहब हैं। इसके अलावा और कुछ उम्मीदवार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारे साथ संजीव तिवारी साहब हैं, और झारखंड विकास मोर्चा के साथ हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। हम यहाँ की जनता से एक बार फिर ये मुद्दा जानने की कोशिश करेंगे कि खास तौर पर पलामू के लिए और कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे साथ एक छात्र हैं। आप अगर मुद्दों की बात करें, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए सर, यहाँ पर मुद्दा है, अभी कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक माननीय केंद्र त्रिपाठी जी रहे, उससे पहले झारखंड में जो है सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज तक वो लोग कहते हैं मैं पूर्ण बहुमत में हूं नहीं, जिसके कारण विकास हम लोग नहीं कर सके। तो सर, जब 9 साल में रह करके लोग सरकार चला लेते हैं तो क्षेत्र का विकास तो नहीं कर पाते हैं। ये लोग कहते हैं कि मोदी, तो सर झारखंड का मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, या झारखंड में इनके पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा है दूसरा? अगर कोई दूसरा चेहरा है तो उसको प्रोजेक्ट किया जाए, और नहीं तो कांग्रेस की अगर इन लोग बात करें तो कांग्रेस के तो जितना नेता है, देखिए पलामू प्रमंडल को भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए क्योंकि विश्रामपुर विधानसभा का सीट इन लोगों ने राजद के चंद्रवंशी जी को दे दिया, भवनाथपुर का सीट कांग्रेस के प्रताप देव को दे दिया। और भी हमारे पास कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, सर बोले दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्या विकास किया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं जी। हेलो, सबसे पहले मैं ईटीवी के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से पलामू वासियों को जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक पारा शिक्षक हूं, और पारा शिक्षक होने के नाते मैं पारा शिक्षकों के भविष्य के उद्देश्य से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है, अभी हमारे सामने जो प्रमुख दल के जो लोग हैं, झारखंड के जो प्रमुख दल के जो प्रतिनिधि हैं वो तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि पारा शिक्षकों का भविष्य, यदि सर्व शिक्षा अभियान अगर बंद हो जाती है तो पारा शिक्षकों का भविष्य कहां होगा? 80,000 पारा शिक्षकों का भविष्य जो है कहां पर जाएगा? बिल्कुल, हम एक तरफ से जाने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ साहब, जो शिक्षा की स्थिति है यहाँ पर, आप बोलिए, जो शिक्षा की स्थिति है यहाँ पर जी, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये शिकायत है कि यहाँ पर जो पारा शिक्षक हैं, पारा शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं थी। इस क्षेत्र में जो शिक्षा के स्तर हैं उसमें बहुत ज़्यादा गुणात्मक सुधार नहीं हुए। तो आपके हिसाब से अगर जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को जिस तरह से जनता ने उठाया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है, काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक करिए जी। करेंगे, जो शिक्षा की स्थिति है उसको लेके यहाँ पे कुछ लोग जानना चाहे। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आगे सुनाई दे रहा जी। देखिए, ये सवाल करना चाह रहे हैं जी। मेरा प्रश्न है महोदय, आप सबों से मेरा महोदय है कि जहां तक पारा शिक्षकों का सर्व शिक्षा अभियान जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और अगर केंद्र इस योजना को अगर बंद कर देती है तो हम लोगों का भविष्य कहां जाएगा? दूसरा प्रश्न हमारा है कि हम लोगों के मानदेय से संबंधित जब भी कोई निर्णय होता है तो उसमें जो है हम लोगों को छलने का प्रयास किया जाता है। पिछले बार जब हम लोगों का मानदेय बढ़ा, मीडिया में यह बात आई कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 700 रुपए की बढ़ोतरी की गई, लेकिन जब पत्र जारी हुआ हम लोगों का तो वास्तविकता यह रहा महोदय कि सिर्फ 5% पारा शिक्षकों को 700 रुपया बढ़ाया गया, 95% पारा शिक्षकों को मात्र 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और अभी जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, समाचार पत्र जो हम लोग का पत्र जारी हुआ उसमें भी एक बहुत बड़ा विसंगति है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पारा शिक्षकों को
और मध्य विद्यालय के पारा शिक्षकों को मानदेय जो है समान नहीं मिलता है, जबकि दोनों जो है उच्च प्राथमिक शिक्षक के श्रेणी में आते हैं। संजय में पूछिए। हम लोगों को जो मध्य विद्यालय के पारा शिक्षक हैं उनको 7800 रुपया मिलता है, और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जो पारा शिक्षक हैं उनको 8400 मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? इनके सवाल अपने समझे। इनका सवाल का जो जवाब है आपके पास है सिद्धार्थ साहब। देखिए, मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी। नहीं सुनाई पड़ रही? सुनाई पड़ रही है, बोलिए। आपकी बात हम सुन नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्षमा करेंगे अगर मैंने कुछ गलत समझ लिया तो। लेकिन पैरा शिक्षकों के विषय में पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरी जाति हिंदुस्तान, मेरा मजहब हिंदुस्तान, सबसे पहले हिंदुस्तान। मेरा नाम पीके सिद्धार्थ है, मैं भारतीय स्वराज दल का अध्यक्ष और यहाँ का प्रत्याशी हूँ। मुद्दों की बात करें। मैं मुद्दों की बात पर ही आ रहा हूँ, इसलिए मैंने हिंदुस्तान की बात पहले की। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जो निर्णय लेंगे, देश जो निर्णय लेगा, वह किसी वर्ग के हित के लिए लेगा या राष्ट्र हित के लिए लेगा, यह निर्णय करना हमें है। आज की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वर्ग हित को अधिक महत्व दे रही हैं अपने वोट्स के लिए, और राष्ट्र हित को कम महत्व दे रही हैं। बिल्कुल। मैं इस मुद्दे पर आता हूं, सुन लीजिए आप मेरी बात। मैं इनके बारे में कह तो दूं, आवाज नहीं सुन। पारा शिक्षकों के विषय में कहना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न तो बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ अन्याय होना चाहिए, न पारा शिक्षकों के साथ अन्याय होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि पैरा शिक्षक अगर रखे गए हैं जो द्वितीय श्रेणी के शिक्षक के रूप में माने जाते रहे सरकार के द्वारा, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, मगर बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैरा शिक्षक यदि बहाल हुए, बहुत समय का थोड़ा कमी है। झारखंड विकास मोर्चा जो शिक्षा है पलामू में एक बड़ी समस्या है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता आपको मौका दी, यहाँ पर किन किन मुद्दों को आप खरा उतारने की कोशिश करेंगे? आपसे पारा शिक्षकों के बारे में मेरा कहना अपना है कि अभी हमारे मंत्री जी यहाँ अपना बात रख के चले गए, और मनोज जी भी अपने बात बीजेपी के उम्मीदवार रख के चले गए। कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस का समर्थन से सरकार चला है जी। और भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो हमारे झारखंड विकास मोर्चा के भी जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक सब काम अच्छा किया है, मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूँ एक मतदाता के हैसियत से, मगर उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ऐसा गलत कार्य कर दिया जिसको आप मुद्दों की बात कीजिए, बाबूलाल की बात मत कीजिए। जी बताइए किस अगर जी संजीव जी ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, निश्चित रूप से पारा मेडिकलों की जो हम लोगों ने बहाली किया, पारा शिक्षकों की जो मामला है बीच में हमारे, ये तो मेरे पास विभाग था भी नहीं, कांग्रेस के पास था, उसका मंत्री जो कांग्रेस के थे, हम लोगों ने अपनी नीति बना रहे थे। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो निर्णय लेने वाली पार्टी जो हमारे हेमंत सोरेन जी ने इस मुद्दे पर पहुंच रहे थे, इसी बीच में ये निर्णय लेने जा रही थी पार्टी। कुछ समय में आज देखिए आप, चाहे आपका जितनी भी योजना है जी बताइए, आज झारखंड में आधी आबादी, पूरा झारखंड की आधी आबादी को बीड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठा लिया है, और आधी आबादी को उन्होंने समस्या को समाधान भी किया, जिसका जीता जागता उदाहरण भी है। जी पारा शिक्षकों पे मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट आज आप सुना जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक मिनट संजीव जी, कुछ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुद्दे हैं, सुन लिया जाए, सुना जाए। हेलो भैया, कृपया शांत रहें, सवाल को सुने। आपसे निवेदन है कि कृपया शांत रहे भाई साहब। मैं अभी मैं श्री संजीव तिवारी, जिनकी वर्तमान में सरकार है, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी जो तमाम व्यवस्था है आपके पारा शिक्षक के लिए, ये हमें लगता है कि झारखंड में इनका जो शोषण है पारा शिक्षकों का, हमको नहीं लगता है कि भारत के किसी और कहीं भी जो है इनके साथ जो है हमेशा सदैव जो है सो शोषण का शिकार बने। और वर्तमान सरकार आएगी तो आपका भूमिका भी रहेगा, हो सकता है। आपका क्या विजन और मिशन है पारा शिक्षक के लिए? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 14 सालों में सर, मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि अभी तक हमारा जो देश आजाद हुआ और सत्ता में या तो बीजेपी रहा या तो कांग्रेस रहा, यही दो बड़ी पार्टी देश में रहा और गरीब का आलाप अलापती है। झारखंड में ताश की पत्तों की तरह सरकार बदलती है, तो इसमें लोग गरीब कर रहे हैं। आखिर गरीब का पलायन इतना हो रहा है और गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है, तो इन लोगों ने गरीब के लिए अभी तक क्या सोचा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया गरीब के लिए, नहीं गरीबों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। माफ करें, एक मिनट संजीव जी, सिद्धार्थ साहब, गरीबों के लिए पलायन एक बड़ी समस्या है। गरीबों के लिए सरकार के आपके लिहाज से अगर देखें, सरकार की तरफ से गरीबों के लिए क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है कि दो बातें हैं। एक तो गरीबों के लिए क्या हुआ और दूसरा ये कि क्या हो सकता है। मैं इस विषय पे बताऊं आपको, इंदिरा जी ने 73 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। हम असल में माफ करें, आज 2014 है। माफ करें, असल में हम मुद्दों पर बहुत बात करना चाहते थे। हम पलामू पहुंचे थे, लोगों से बात करना चाह रहे थे, यहाँ के मुद्दों को जानना चाह रहे थे, लेकिन थोड़े कहीं ना कहीं समय की जो बर्बादी है वो यहाँ पर हुई है। जनता के जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अधूरे छूटे हैं। लेकिन इतना तय है कि जो पारा शिक्षकों का मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पर, और दूसरा है वो है पलायन, तीसरा पेयजल। यानी कि जो मुद्दे हैं वो साफ दिख रहा है। जो पार्टियां इनके अपेक्षाओं पर खरी उतरी गई, कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जो हम अगली बार मिलेंगे, किसी और जगह मिलेंगे, कुछ और मित्रों का मिलेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।